शर्मा जी का बयान है कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो लोकसभा के दायरे में, मतलब लोकसभा से चुनकर आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो आज प्रधानमंत्री की स्थिति। देखिए, लोकसभा से कोई चुन के आए या राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति हो प्रधानमंत्री, उसकी कैपेबिलिटी या उसकी क्षमता को किस सदन का वो सदस्य है उससे तय नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रधानमंत्री की बेईमानी के किस्से चौतरफा बाज़ार में गूंज रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण है कि प्रधानमंत्री के हाथों में बिल्कुल भी ना तो सरकार के बागडोर रह गई है और ना ही जो है वो सहयोगियों का सहयोग रह गया है। तो इसलिए एक शेर मुझे याद आता है कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो जब किसी एक शख्स के हाथ में घर नहीं होगा, यानी किसी के हाथ में डोर नहीं होगी, मंत्री अपनी भाषा बोल रहे हैं, हर मंत्री अलग अलग भाषा बोल रहा है, सहयोगी अपने ढपली अपने राग आलाप रहे हैं, न तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिखाई पड़ रहा है, न एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, शरद पवार जी कुछ कह रहे हैं, सगमा साहब कुछ कह रहे हैं, डीएमके कुछ कह रहा है, सब अपने अपने मन के मालिक हैं। तो ऐसे हालात में इस सरकार का इकबाल भी ध्वस्त हो चुका है और ये सरकार वो ऐसी हो गई है, उस तरह की एक खटारा कार हो गई है जिसको कि धक्का दे के चलाया तो जा रहा है, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ है वो भी दुखी है और जो धक्का दे रहा है वो भी दुखी है। लोकपाल की लड़ाई फिर तेज होती नजर आ रही है। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव दोनों ने संगठित किया है कि 3 तारीख को 3 जून एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की कोशिश करेंगे। दहलाने इन द सेंस की पब्लिक काफी। देखिए, सरकार की बेईमानी पर बवाल तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप देखें एक के बाद एक भ्रष्टाचार की परत देश के सामने आ रही है। चाहे इससे पहले अभी आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, कॉमनवेल्थ का मामला था या अन्य मामले थे, और अब फौज का मामला। तो आकाश से लेकर के पाताल तक और हवा से लेकर के और ज़मीन तक घोटाला ही घोटाला। पाताल में देखिए आपने कोयले में घोटाला आपने सुनाई पड़ गया, आकाश में 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला सुना, जो बचा खुचा था वो फौज का भी घोटाला आज दिखाई पड़ रहा है। ये घोटाला तो बोफोर्स से भी बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। और ऐसे हालात में एक ईमानदार सरकार अपने आप को कहने वाली और ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार रक्षा मंत्री, और बेईमानी का चौतरफा ढोल बज रहा है, बेईमानी का चौतरफा बवाल हो रहा है। तो इससे ये बात बहुत साफ़ हो गई है कि ये सरकार बेईमानों की संरक्षक बन गई है। जन धन की लूट करने वालों के लिए सबसे सुरक्षित ये सरकार दिखाई पड़ रही है। सबसे अच्छी ये सरकार जन धन के लुटेरों के लिए है। और वो जो इस तरह के लुटेरे और इस तरह के भ्रष्टाचारी हैं उनको तो सबसे ज़्यादा सूट कर रही है सरकार। और ऐसे हालात में मैं मानता हूं कि आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बाबा रामदेव जी हों या अन्ना हजारे जी हों या कोई और भी हो, अगर वो सड़कों पे आवाज़ उठाता है तो वो उसको धार मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में लोकपाल की वहाँ बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने उसको कहा है कि नहीं, वह बिल्कुल जिस तर्ज पे देश की जनता जो चाहती है वो नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि लोकपाल या लोकायुक्त के कानून विधानसभाओं में और लोकसभाओं या राज्यसभा में तय होते हैं और वहीं होने भी चाहिए। अगर किसी भी सोसाइटी को, किसी भी एनजीओ को कोई सुझाव देना है तो वो सुझाव दें, उनको सुझाव देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। सुझाव का स्वागत है, सर्टिफिकेट का स्वागत नहीं है। कोई भी चुनी हुई सरकार आपके वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, क्योंकि आपने एक सर्टिफिकेट दिया था हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार को, उनके लोकायुक्त के बिल को, और बधाई भी दी थी। आपकी बधाई उनकी विदाई कर गई। तो इसलिए अब कोई आपसे सर्टिफिकेट तो लेगा नहीं। हाँ, आपके सुझाव को ज़रूर लोग मानेंगे, और अगर आपका कोई अच्छा सुझाव होगा तो उसको लेकर के विधानसभा में चर्चा होगी या लोकसभा में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के हालात की बात करें तो अखिलेश यादव के पास बहुत बड़ी चैलेंज देखने को मिल रही है। आए दिन जिस तरह से कल एक विधायक घोड़े पे सवार हो गए, रात फिर कानपुर में जिस तरह के हालात सामने आए हैं, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षाएं इस मायने में भी हैं कि लोगों ने छप्पर फाड़ करके वोट किया है और एक भ्रष्ट तंत्र को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छी सरकार को लाने के लिए वोट किया है और पूरी बहुमत के साथ सरकार को चलाने का आदेश दिया है।
ये हनीमून पीरियड है, निश्चित तौर से उस पर हम कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हनीमून पीरियड में उद्दंडता और अराजकता, इस पर रोक की ज़रूरत है। अगर इसी पीरियड में उद्दंडता बढ़ती रही, अराजकता बढ़ती रही और ख़ास तौर से मंत्रियों और विधायकों की, तो इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात, आपकी पार्टी जो भी घोटालों को उजागर किए, चाहे अन्ना हजारे हो, लोकपाल की बात करें या जो भी, उसका साथ दिया है। वीके सिंह की बात करें तो वीके सिंह ने भी एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, एक आर्मी के ऊपर जो लोगों रियल फेस दिखाया है पब्लिक को। क्या आप उनको स्पेशली अपने तौर पर, अपनी पार्टी के तौर पर क्या कहना? देखिए, मैं मानता हूँ कि देखिए, जहाँ तक चिट्ठी के लीक का सवाल है, ये सरकार जो है वो कौवा कान ले गया, उसके कान के पीछे घूम रही है और उस काले कौवे के कुछ नज़रअंदाज कर रही है। आप मैसेज को देखिए, मैसेंजर को क्यों मारना की चाहते हैं आप? भाई लीक कहाँ हुई आप पता लगाइए। लीक अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि लीक हमने नहीं की, तो प्रधानमंत्री जी कार्यालय से पता लगाना चाहिए, क्योंकि इस दो लोगों के बीच में तीसरा कौन, कहाँ से कोई लेके उड़ गया चिट्ठी। एक चीज़। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज जो वास्तविक मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि सेना बनाम सरकार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है कि सेना बनाम सरकार लड़ाई दिख रही है। न ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, ना भारत में ऐसी कभी कोई परंपरा या ऐसी कोई नज़ीर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सरकार की मिस हैंडलिंग का ये नतीजा रहा है कि आज ये लड़ाई सेना बनाम सरकार दिखने लगी। मैं नहीं मानता कि जब तक कोई जांच ना हो जाए दोषी कौन है, लेकिन इस पूरे के पूरे मुद्दे पे को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी बंद करनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं, उस भ्रष्टाचार की पर दर परत की जानकारी करके उस दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा जी का बयान है कि नहीं, इनको जो है बर्खास्त, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देनी चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत लोग कुछ भी कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का बयान जल्दबाजी का बयान है। बर्खास्तगी उसका समाधान नहीं है। और अगर सबसे ज़्यादा कोई इस पूरे के पूरे मुद्दे का दोषी है, एक रक्षा मंत्री ईमानदार, वो कहते हैं कि साहब हमें मालूम नहीं, लिख के नहीं दिया, इससे पहले पता लगता है कि तमाम और उनके पास इस तरह की शिकायतें थीं। तो अब रक्षा मंत्री का क्या करना है? फिर इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें पता, रक्षा मंत्री ईमानदार अगर हैं और उनके सामने सारी इस बेईमानी पर बवाल हुआ है, तो उन्हें जिम्मेदारी पहले अपनी लेने की ज़रूरत है। ऐसे ईमानदारी का तमगा लेकर के कोई नहीं घूम सकता। दिल्ली की बात करें या भारत की बात करें, 761 व्यक्ति, एक आंकड़ा आया है जिसके अनुसार पुलिस की भारी कमी है और यही कहीं ना कहीं कारण है कि वारदातें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि 84 के बाद राजनेताओं को सुरक्षा लेकर के चलने का एक शौक़ शुरू हुआ। 84 के दंगे, जो सिख दंगे हुए, उसके बाद जो है वो बाद में और भी तमाम आतंकवाद की चुनौतियाँ आईं, तो उसमें कुछ लोगों को जिनविन भी चुनौती है, कुछ लोगों को जिनविन ख़तरा भी है। मैं ये नहीं मानता कि सभी लोग जिनविन नहीं हैं, लेकिन अब एक ये हो गया ब्लैक कमांडो लेकर चलना, पुलिस चारों तरफ प्रोटेक्शन लेके चलना एक शौक़ हो गया है। और वो शौक़ क्या है, स्टेटस सिंबल बन गया है। ऐसे हालात में इसका नतीजा थोड़ा सा, इसका नकारात्मक भी नतीजा देखने को मिला है बहुत सी जगहों पे, कि लोग इससे चिढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, जैसे माहौल बने हैं, जिस तरह से पूरे दुनिया में आतंकवाद की वो बने। लेकिन मुझे याद है, मैं जब बहुत शुरुआती पॉलिटिकल उसमें एक्टिव था यूथ, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी एक शेडो लेके चलता था और मंत्री कोई लेके चलता था नहीं चलता था, कभी दिखा नहीं आज तक। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस नहीं, सारा लोग जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में ना, जनता से दूरी। प्रोटेक्शन जो है, जहाँ एक तरफ जो है वो आतंकवादियों से प्रोटेक्शन करे ना करे, लेकिन जनता से ज़रूर जो है वो प्रोटेक्शन हो जाता है उनका, जनता से दूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है इस पर एक बार रिव्यू होना चाहिए, और रिव्यू के साथ साथ जिनको जिनविन ज़रूरत है उनको ठीक है दिए, ये तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते।
लेकिन लोगों के बीच में सुरक्षा बलों की आज ज़रूरत है। लोगों के बीच में लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के क्राइम्स हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, आतंकवाद है, नक्सलवाद है। इन तमाम चुनौतियों पर जो है वो काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। थैंक्स।